फ्रेंड्स, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत करते हुए अपने कामों के बारे में बताते हैं कि किसी एक काम को करने के बाद हमने दूसरा काम किया। और इसके लिए हिंदी में हम एक पैटर्न यूज करते हैं, करके या करने के बाद। जैसे हम कहते हैं, स्कूल खत्म करके वह सीधे ट्यूशन गया। ड्राइंग करने के बाद या ड्राइंग करके उसने अपने हाथ साफ किए। लैपटॉप बंद करके वह सोने चला गया। खाना खाने के बाद हम टहलने जाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए चलिए इस सेंटेंस को समझते हैं। चित्रकारी यानी ड्राइंग करने के बाद या ड्राइंग करके उसने अपने हाथ साफ किए। अब ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में ड्राइंग करने वाली और अपने हाथ साफ करने वाली लड़की एक ही है, जिसके लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट उसने इसका यूज किया गया है। यानी दोनों कामों का सब्जेक्ट सेम ही है। और इस सेंटेंस में दो बातें हैं जिन्हें समझने के लिए सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट चित्रकारी यानी ड्राइंग करने के बाद या ड्राइंग करके। सेंटेंस का ये पार्ट उस काम का नाम बताता है जो पहले ही किया जा चुका या पूरा हो गया है। अब चूंकि ये काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए उसे करने के बारे में ये पार्ट नहीं बताता, केवल कंप्लीटेड काम का नाम बताता है। जैसे इस सेंटेंस में ड्राइंग या चित्रकारी। और उसके बाद हम जोड़ते हैं करने के बाद या करके, जो ये दिखाता है कि चित्रकारी का काम पूरी तरह पूरा हो चुका है। और अब इसके ठीक बाद सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, जिसमें पहले काम के बाद दूसरे काम को करने की बात कही जाती है। जैसे इस सेंटेंस में उसने अपने हाथ साफ किए। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसकी क्रिया इस पूरे सेंटेंस की मुख्य क्रिया है, यानी कि मुख्य काम है जिसे हम करने की बात कर रहे हैं, यानी हाथ साफ करने की। तो रूल्स बिल्कुल सीधे और आसान है। पहला काम खत्म और फिर दूसरा काम शुरू। दोनों कामों को करने वाला इंसान या चीज एक ही होनी चाहिए। सब्जेक्ट जैसे ही, शी, आई, इनको हम बार बार रिपीट नहीं करते। और पहले काम का हम सिर्फ नाम बताते हैं, और जो दूसरा काम यानी कि हमारा मुख्य काम है, जो पहले काम के बाद होता है, उसे करने की या उसके होने की बात कही जाती है। चलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले इस करके या करने के बाद वाले हिस्से को देखते हैं। और इस पहले हिस्से का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आफ्टर प्लस काम का नाम। और इसके बाद आता है हमारा दूसरा हिस्सा, यानी कि हमारा मेन एक्शन। उसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का ये वो हिस्सा है जो टेंस के हिसाब से बदलता है। पास्ट टेंस है तो वर्ब की V2 फॉर्म आएगी, प्रेजेंट टेंस है तो V1 फॉर्म आएगी, और फ्यूचर है तो विल प्लस V1 आएगा। लेकिन सेंटेंस का पहला पार्ट वो टेंस के बदलने पर भी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस का पहला पार्ट प्रीपोजिशन आफ्टर है, जिसके साथ काम का नाम जुड़ा हुआ है। जैसे किसी इंसान, जगह या चीज का नाम टेंस के हिसाब से नहीं बदलता, चाहे पास्ट की बात हो, चाहे फ्यूचर की बात हो, चाहे प्रेजेंट की बात हो। इसी तरह से काम का नाम भी टेंस के हिसाब से नहीं बदल सकता। अब सवाल आता है कि काम का नाम इसे हम कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत आसान है, किसी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए और बन गया उस काम का नाम। जैसे डांस, ये वर्ब है नाचना, और इसके अंत में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो बन जाता है डांसिंग, और ये काम का नाम बन जाता है। जैसे हम कहते हैं आई लव डांसिंग, तो यहाँ हम ये नहीं बता रहे हैं कि हम अभी नाच रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हम डांसिंग नाम की इस एक्टिविटी को पसंद करते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, नृत्य करने के बाद मैंने खाना खाया। आफ्टर डांसिंग आई एट फूड। तो यहाँ पर डांसिंग उस पहली एक्टिविटी या काम का नाम है जो पहले हुआ, और इसलिए टेंस बदलने पर भी वो वैसा ही रहेगा, डांसिंग। लेकिन क्या होगा अगर हम पहले हुए किसी काम का नाम ना बताकर किसी ऐसी सिचुएशन या कंडीशन का नाम बताएं जो पहले हुई। जैसे बोर होकर या बोर होने के बाद मैंने एक किताब पढ़नी शुरू की। अब यहाँ पर बोर होना एक कंडीशन का नाम है, एक स्थिति का नाम है, और इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं,
आफ्टर प्लस बीइंग या गेटिंग और उसके बाद एडजेक्टिव और फिर बाकी का सेंटेंस बिल्कुल पहले जैसा ही रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ बी और गेट ये दोनों भी वर्ब है। बी का अर्थ होता है होना और गेट का अर्थ होता है होना या बनना। जब हम इनमें आई एन जी जोड़कर इन्हें बीइंग या गेटिंग बनाते हैं और इनके साथ कोई एडजेक्टिव जोड़ते हैं तो दोनों मिलकर के बन जाते हैं किसी सिचुएशन या फिर किसी कंडीशन का पूरा नाम। जैसे टायर्ड, इसका मतलब थका हुआ और टायर्ड एक एडजेक्टिव है। अब जब हम बोलते हैं बीइंग टायर्ड यानी कि थके होने की हालत, ये एक हालत का पूरा नाम है। तो चलिए इन दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज करके हम कुछ डेली लाइफ सेंटेंसेस को देखते हैं। थक करके वे बैठ गए या थक जाने के बाद वे बैठ गए, यानी कि वो पहले ठीक थे और बाद में वे थक गए, यानी कि उनकी कंडीशन बदल गई। तो यहाँ पर हम कंडीशन का नाम बताने वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब चूंकि उनकी कंडीशन बदल गई है तो इसलिए यहाँ पर हम गेटिंग का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा आफ्टर गेटिंग टायर्ड दे सैट डाउन। आफ्टर गेटिंग टायर्ड दे सैट डाउन। सैट सिट का V2 फॉर्म है। खाना खाकर मैं सो गया, इस सेंटेंस में जो एक्टिविटी पहले हुई उसका हमें सिर्फ नाम बताना है, तो हम बोलेंगे आफ्टर ईटिंग आई वेंट टू बेड। आफ्टर ईटिंग आई वेंट टू बेड। स्कूल खत्म करके वह सीधे ट्यूशन गया। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही वेंट स्ट्रेट टू ट्यूशन। After finishing school, he went straight to tuition. ड्राइंग करने के बाद या ड्राइंग करके उसने अपने हाथ साफ किए या उसने अपने हाथ धोए। After drawing, she washed her hands. After drawing, she washed her hands. लैपटॉप बंद करके वह सोने चला गया। यहाँ पर भी हमें एक एक्शन या एक एक्टिविटी का नाम बताना है, तो इसलिए हम बोलेंगे आफ्टर शटिंग डाउन हिज लैपटॉप ही वेंट टू बेड। आफ्टर शटिंग डाउन हिज लैपटॉप ही वेंट टू बेड। सोने जाने के लिए हम बोलते हैं गो टू बेड और यहाँ पर उसका V2 फॉर्म यूज हुआ है वेंट टू बेड। बोर होकर के मैंने एक किताब पढ़ी या बोर होने के बाद मैंने एक किताब पढ़ी। आफ्टर गेटिंग बोर्ड आई रेड अ बुक। यहाँ पे बोर्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और रीड का V2 फॉर्म है और सेंटेंस का मेन वर्ब है। आफ्टर गेटिंग बोर्ड आई रेड अ बुक। अपने एग्जाम से फ्री होकर के मैं 2 दिन तक सोने वाला हूँ। आफ्टर बीइंग फ्री फ्रॉम माई एग्जाम्स आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर 2 days। आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर 2 days इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सोने का जो प्लान है वो बिल्कुल पक्का है, निश्चित है। आफ्टर बीइंग फ्री फ्रॉम माई एग्जाम्स आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर 2 days। डर करके वह भाग गया। आफ्टर गेटिंग स्केयर्ड ही रैन अवे। आफ्टर गेटिंग स्केयर्ड ही रैन अवे। 2 दिन तक बीमार रहने के बाद उसने डॉक्टर को दिखाया। आफ्टर बीइंग सिक फॉर 2 days ही सॉ अ डॉक्टर। आफ्टर बीइंग सिक फॉर 2 days ही सॉ अ डॉक्टर। बीइंग का यूज हम तब करते हैं जब कोई सिचुएशन कुछ समय के लिए लगातार बनी रहती है, यानी कि कंटिन्यूअस स्टेट का नाम बताने के लिए हम बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आफ्टर बीइंग सिक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शांत रहने के बाद वह अचानक बोल पड़ी। यहाँ उसकी स्थिति क्या थी? शांत रहना, क्वाइट। आफ्टर बीइंग क्वाइट शी सडनली स्पोक अप। आफ्टर बीइंग क्वाइट शी सडनली स्पोक अप। रात का खाना खा करके हम टहलने जाते हैं। आफ्टर हैविंग डिनर वी गो फॉर अ वॉक। आफ्टर हैविंग डिनर वी गो फॉर अ वॉक। रात का खाना यानी डिनर। तो दोस्तों, जब भी देखें कि एक काम पूरा होने के बाद वही सब्जेक्ट दूसरा काम कर रहा है तो आफ्टर प्लस VING का यूज कीजिए और अगर पहले कोई स्टेट या कंडीशन रही हो तो कई बार हम आफ्टर प्लस बीइंग या गेटिंग और उसके बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं।
अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसी आसान इंग्लिश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।